नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात अब थर्ड फ्रंट पर। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे के गठन की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अगले लोकसभा चुनाव में किसी तीसरे या चौथे फ्रंट द्वारा बीजेपी को हराने की संभावना को खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा सफलतापूर्वक बीजेपी को चुनौती दे सकेगा। बता दें कि सोमवार को प्रशांत किशोर एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही क्योंकि बीते 10 दिनों में दोनों की यह दूसरी मीटिंग थी। प्रशांत किशोर और एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात के पीछे तीसरा मोर्चा ही है। अगले लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसकी अगुवाई शरद पवार कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने ऐसी अटकलों को भी खारिज किया। वहीं संसद के मानसून सत्र से पहले तीसरे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार शाम को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। विपक्षी दलों की बैठक राष्ट्रमंच के बैनर तले हुई। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अब थर्ड फ्रंट पर जो एकजुट करने की विपक्ष को कवायद है, वो रणनीति अब बनाई जा रही है। प्रशांत किशोर ने हालांकि साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता है तीसरा मोर्चा। आपको बता दें कि पवार से 2 बार मिल चुके हैं प्रशांत किशोर। 10 दिन के अंदर ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद उन्हें भी तीसरे मोर्चे का चेहरा बनाने में जुटे हुए हैं। पवार तीसरे मोर्चे के संयोजक की भूमिका निभा सकते हैं। मोदी से मुकाबले की ये तैयारी। शरद पवार के घर पर राष्ट्र मंच की बैठक भी हुई है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वहीं अश्विनी हांडा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। नेहा जी, सवाल सबसे पहला आपसे, जिस तरह से लगातार कवायद अब तेज हो गई है मोदी के खिलाफ लड़ने की, सभी विपक्षी दल एक साथ आने की, देखिए, ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि आज सभी विपक्षी दल जो हैं वो एक क्यों हो रहे हैं। क्योंकि एक जब कोई अच्छा कुशल नेता होता है या कोई बहुत ईमानदार इंसान होता है, उसके पीछे हमेशा जो बेईमानों की एक फौज होती है वो उसके पीछे लग जाती है कि ये इतना ईमानदार क्यों है, ये इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है, ये सबके लिए मतलब अच्छा क्यों साबित हो रहा है। तो ऐसे लोगों की एक फौज तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। जो अभी देखा गया है कि बंगाल में इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए, जिस दिन खत्म हुए उससे अगले दिन ही वहां पर जो हिंसा की घटनाएं हुई, और उसके बाद आज कल परसों ही कोर्ट ने जो वहां कैलकाटा हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है, उसमें ये कहा है कि राज्य सरकार जो है वो लोगों का मन नहीं जीत पा रही, ना वहां पर शांति बनाए रखने में भी असमर्थ है, और जो ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं पेश कर रही राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सब रिपोर्ट, ये जीतना ही सिर्फ नहीं होता कि जीत के वो बैठ गई है, मुख्यमंत्री बन गई, ये प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी थी कि मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन किस तरीके से बनाया है कि आज जनता खून के आंसू रो रही है। जनता को वहां इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना तंग किया जा रहा है, रेप की घटनाएं आए दिन हो रही है। 60 साल की एक बुजुर्ग महिला, चले बुजुर्ग ना से, लेकिन 60 साल की महिला का रेप हुआ उसके पोते, 6 साल के पोते के सामने। आप सोचिए इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या हो सकते हैं कि बंगाल में ये घटनाएं घट रही हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। हार कर जो एक सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी हाई कोर्ट को बीच में टिप्पणी करनी पड़ती है कि आप जनता का विश्वास नहीं जीत रहे। प्रशांत किशोर जी अब सारी जो पार्टियां उनको एकजुट करने में लगे हुए हैं मोदी जी के खिलाफ खड़े होने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है, जनता ने देख लिया है कि एक बार विपक्ष पार्टियों का चेहरा जो बनी थी ममता बनर्जी, उसको जिता के, उनको जिता के क्या आज वहां हर्ष है। जो बंगाल बना हुआ है, पाकिस्तान बना हुआ है, जहां पर खुलेआम हत्याएं हो रही है, कोई मतलब नहीं कि पुलिस वो फाइल कर ले रिपोर्ट। लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही है, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है, मजाल है कि पुलिस वहां पे फाइल कर ले FIR। तो प्रॉब्लम यही है कि जनता तय कर ले कि विपक्ष पार्टियां जब एक होके ऐसी अराजकता फैलाएंगी ही फैलाएंगी, तो उनको एक अच्छी सुरक्षित मोदी सरकार चाहिए जिसने पाकिस्तान से लोग ऐसे उनके दांत खट्टे किए हैं पाकिस्तानियों के, आज उनको अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है कि धारा 370 इनका अंदरूनी आंतरिक मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी सरकार चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए जो
जीतते साथ ही उसके बाद उसको पता है मुझे 5 साल का लाइसेंस मिल गया, तो वहां पर कत्लेआम शुरू कर दे। तो ये जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं या ऐसे अराजक तत्वों के साथ खड़े होंगे जो एकजुट हो रहे हैं एक अच्छे ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ। बिल्कुल अश्विनी जी, क्या कहिएगा तीसरे मोर्चे पर जिस तरह से कवायद तेज हो गई है सभी विपक्षी दलों के एक साथ आने की? मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने बंगाल के बारे में कहा कि बंगाल पाकिस्तान बनता जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप देश से माफी मांगिए कि बंगाल जैसे स्टेट में जब आप वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद हार जाते हैं और उसके बाद आपका ये कहना है कि बंगाल पाकिस्तान है, ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की इससे मानसिकता का पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की मानसिकता और किस तरह का धर्म। भाई साहब थोड़ी दवाई डाल के अच्छी तरह सुनिए, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा कि जब से वो जीती है पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, इतना अराजकता वहाँ फैला के, तो अपने कानों में थोड़ी मैल निकाल लीजिए। आपने कहा कि पाकिस्तान बना नहीं दिया गया, आपने बोला पाकिस्तान बन गया है बांग्लादेश। वाह 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 वाह, आप कुछ भी बोले, मैंने जो बोला मुझे नहीं पता। आपको आप अपने शब्दों को वापिस लें और इस तरह की मानसिकता जो है वो देश में आज पता चल रही है। अराजकता माइनॉरिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए वही हश्र आज बंगाल में ममता बनर्जी ने कर रखा है आप लोगों के साथ हाथ मिला के। अंदर से आप सारे एक ही हैं और यही कारण है वहाँ आप हिंदू जो आज देश की हालत, आज पूरा विश्व जो है वो देश की हालत देख रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नाकाम हुआ है हर मोर्चे पे। आप लोग नाकाम, महामारी हो, अश्विनी जी, रिकॉर्ड बना लिया है भारत ने वैक्सीनेशन में। किसमें है? वैक्सीनेशन में? हाँ मैम, नाकामयाबी लगेगी। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड ये बना है कि सिर्फ और सिर्फ 37 करोड़, इनको वैक्सीनेशन नहीं दिखेगा, इनको धारा 370 नहीं दिखेगा, वो तो दिखेगी नहीं। खैर इनको राम मंदिर नहीं धारा दिखेगा, 3 कुछ भी नहीं आज दिखेगा, देश इनको सिर्फ ये दिखेगा कि इनकी हार हुई है और प्रधानमंत्री जी आज देश में ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। जिस तरीके से ये वादे करती थी 370 हटाने से पहले, आज प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा है जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करने के लिए, उनके राजनेताओं से बात करने के लिए। जिस तरीके से प्रेशर देखा जा रहा है पूरे देश में। अश्विनी आप जी, सारे एक हो चुके हैं। प्रॉब्लम मेरी ये है आवाज आ रही है आपको? जी जी अश्विनी जी, आवाज आ रही है। देखिए मैम, आज ये हालत है कि आज प्रशांत किशोर अगर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या बुराई है? देश के अंदर ही कर रहे हैं, कोई देश विरोध की बात तो नहीं की जा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को नकारने के लिए एक लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के रवैये की आलोचना भी की है अश्विनी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समझना चाहिए पार्टी को अंदर दिक्कत है, दूर करने के लिए कुछ करना भी चाहिए। प्रशांत किशोर जी का ये बयान है कि कांग्रेस को समझना चाहिए जो अंदरूनी कलह जो है, अंतर कलह, उसको दूर करने की कोशिश करे पार्टी। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। 3 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है और अपने सामने कुर्सी पर बिठाकर उनकी ताशपोशी की जाती है, ऐसे लग रहा था। तो ये कला भाजपा में ज्यादा है कि कांग्रेस में ज्यादा है? कांग्रेस में तो ऐसा देखने को नहीं मिला ना अभी तक। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के यूपी के चीफ मिनिस्टर को अश्विनी जी, हर जगह तो महाराष्ट्र की आप बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, सब जगह तो हालात बुरे हो रहे हैं। कांग्रेस की अंतरकलह निकल कर बाहर आ रही है बार बार। आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप यूपी की सबसे अभी चुनाव होने जा रहे हैं यूपी के अंदर। मुझे बताओ यूपी सरकार की क्या उपलब्धि है? सिवाय गंगा किनारे चिताओं के कुछ उपलब्धि है? लाशें जो बिछी हैं वही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर? क्या ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, यही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की? कोई ऐसा कार्य जो इन्हीं के जो विशेषज्ञ थे यूपी के अंदर, उन्होंने बताया कि यूपी में हालात बहुत गंभीर हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी काम नहीं किया है। आज इनको उस चीफ मिनिस्टर को बदलने या उसकी जगह कोई और नेता उतारने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ चुकी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश को ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक चल रहा है, तो ये
ये लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विफल हो चुकी है। लोगों के तो मिसाइल कांग्रेस आएगी ना उत्तर करने प्रदेश की? अश्विनी जी, उत्तर प्रदेश की आप लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस आएगी ना उत्तर प्रदेश में 30 साल बाद? अब बिल्कुल करेगी जी। हम तो चुनाव जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से कांग्रेस ने महामारी में काम किया है, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे सेवा की है लोगों की, जिस तरीके से महामारी के पहले दौर में जिस तरीके से लेकिन कैसे जो मुकाबला पलायन हुआ कीजिएगा? था, 40% करीब फीसदी, 40% करीब भारतीय जनता पार्टी के वहां पर वोट है, और आपके अगर हम देखें तो 8 से 10%। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का 2014 से पहले 2 ही कभी सांसद हुआ करते थे देश के अंदर। तो ये कहना कि अब कांग्रेस का कोई वहाँ पे वजूद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके लेकिन ठीक है, प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं, अश्विनी जी, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा भी जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, हरा नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें लगता नहीं है ऐसा। देखिए, अच्छे भविष्य के लिए हर कोई सोचता है, तो उसी तरीके से रणनीति बनाई जाती है। और ये रणनीति बनाने का ही कारण है कि प्रशांत किशोर जी बहुत ही बेबाक और सच्चाई से बात करते हैं, और इस पे संज्ञान लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से हालत पतली हुई है देश के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे देश के अंदर, वो पूरे नहीं हुए हैं। अर्थव्यवस्था आज भी पटरी पे नहीं आई है, -7 में चल रही है। बेरोजगारी की दर बिल्कुल जो है वो पीक पे है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी देश के सामने ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में ऐसा क्या काम किया है कि लोग उसको वोट करें। ठीक है, जवाब देंगी नेहा जी। शिवाली जी, के पहले तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे, अभी वो नहीं आने वाली, और 10-15 साल आप लिख लीजिए। दूसरा, मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। क्या उपलब्धियां हैं, क्या उपलब्धियां? आपको तो गिनते गिनते आप थक जाएंगे। आप कहिए क्या नहीं किया। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमारे कार्यकाल में हमने राम मंदिर बनवाया। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था जिस दिन हम आएंगे ये 370 जो है वो देश को बिखारने, मतलब देशवासियों को अलग थलग करने के लिए ये धारा 370 जो है ये ऐसा प्रावधान है जो कि देश को तोड़ता है, देश को जोड़ता नहीं है। एक देश एक कानून होना चाहिए, तो इसके तहत जो है धारा 370 ऐसा नहीं होने देती। तो हम जब आएंगे धारा 370 हटाएंगे, हमने वो किया। फिर हमने कहा कि हम जो है ट्रिपल तलाक, जो जिसपे मुस्लिम महिलाएं बेचारी बहुत परेशान रहती थी, उनको व्हाट्सएप या फिर SMS के जरिए कहा जाता था तलाक तलाक तलाक। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, उल्टा इसका विरोध भी किया कि भाजपा इस पे क्यों शोधन ला रही है। तो हम उपलब्धियां, तभी तो मैं कह रही हूँ वन नेशन वन राशन कार्ड की उपलब्धि हमारी है कि आज कोई यहाँ से बिहार का प्रवासी हो, चाहे कोई प्रवासी मजदूर किसी भी स्टेट का हो, वो वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड जो है उसके जरिए क्या कर सकता है, कहीं से भी राशन लेना चाहे तो वो अपना राशन ले सकता है अपने आधार कार्ड से लिंक करके। ये हमारी उपलब्धि है। हमने योगा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतना लेके गए, इतना बड़ा बना दिया है कि आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें विश्व गुरु के तौर पे, योगा के ऊपर हमें विश्व गुरु के तौर पे देखा जाता है। दूसरा, हमने पाकिस्तान के को नाको चने चबवाए। आज तक ऐसा पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट धारा 370 में दी कभी नहीं दे पाया। उसके घर में घुसकर 2 बार उसको मारा पीटा, और भी जब भी कोई हरकत करेगा तो मार खाएगा। तो हमने ये, हमारी ये उपलब्धि जो है ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि कांग्रेस के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कांग्रेस के टाइम में आए दिन जो है बॉम्ब ब्लास्ट होते थे दिल्ली में। दिवाली थी, दहक जाते थे, हम डर जाते थे कि दिवाली आई है, बाहर निकलने, हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं जाने देते थे। सोचते थे मार्केट में गए, रसोई मार्केट गए, सरोजनी नगर मार्केट, तो वहाँ बच्चों को क्या हाल होगा, ये डर था लोगों के अंदर। आज से 7 साल पहले तो कांग्रेस के टाइम में लोग जो थे आम नागरिक, उनको डर लगता था घर से बाहर दिन त्योहारों के दिन निकलने में, जो आज नहीं है। तो मोदी जी ने उनको दी है। और कितनी उपलब्धियां ये लोग सुनेंगे। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये उपलब्धियां देखते नहीं है, उसे नजरअंदाज करते हैं, और जब कोई अच्छा काम मोदी जी करते हैं तो उसके बाद कहा जाता है क्या अच्छा क्या किया। अगर कर भी दिया तो एहसान थोड़ा किया। तो हम तो कहते ही नहीं, हमें गिनवाने की जरूरत ही नहीं कि हमने कोई अपनी जनता के लिए, अपने देशवासियों के लिए कोई एहसान किया है। लेकिन हमें गिनवाने पे ये लोग मजबूर करते हैं, कहते हैं गिनाओ बताओ, तो हमें बताना पड़ता है। तो जनता जानती है
आज जनता हमें वोट देगी तो हम आगे भी जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। और अगर जनता वोट बैंक की राजनीति में इनको लेके आती है कि एक हो रही है, कि जनता जानती है कि आज जो बंगाल में जो हुआ है, अगर ऐसा देखना चाहती है आश्रय, तो फिर जनता की, मैं जनता को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, उसका निर्णय हमेशा स्वीकारा जाएगा। ये लोग तो जब हारते तो ईवीएम को ब्लेम करते हैं, और वो ममता बनर्जी हर वक्त ईवीएम को गालियां दे रही थी, अपना इलेक्शन कमीशन को गालियां देती थी, सीबीआई को गालियां देती थी, ईडी को गालियां देती थी, सबको गालियां देती थी। और उसके बाद क्या हुआ, अब जब जीती है तो वापस कर देना अपना, हारी भी मुख्यमंत्री है वो। तो जनता ने देख लिया है, जनता को समझ आ गई है, अगर जनता इनके साथ जाती है तो जनता को बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है अश्विनी जी, विपक्षी जितनी पार्टियां हैं सबको एक साथ करने की कवायद, लेकिन कांग्रेस में तो अंदरूनी इतनी कला हो रही है कि खुद ही छितर बितर हो रही है, कैसे आएंगे साथ में? पहले मैं अपनी बहन के कहे हुए वाक्यों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि 370 जो है इन्होंने हटाया, तो आज हशर क्या है उसका कि आज प्रधानमंत्री को विवश होकर जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उसको बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अश्विन जी, कौन सी व्यवस्था, ये जरूर जानना चाहेंगे, कौन सी व्यवस्था है प्रधानमंत्री मोदी की? ये जो व्यवस्थाएं की हैं 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, आज ये हालत हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आज प्रधानमंत्री को मजबूर होकर लोकल जो राजनेता हैं उनको बुलाना पड़ रहा है इस मसले के हल के लिए। और मुझे लगता है, जहां तक लगता है कि प्रधानमंत्री विवश हो चुके हैं इंटरनेशनल दबाव के अंदर। जिस तरीके से इंटरनेशनल दबाव बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में 370 को लेके, आज प्रधानमंत्री को लोगों राजनेताओं को बुलाना पड़ा है दिल्ली के अंदर कि कश्मीर मसले का हल जो है वो सुलझाया जा सके। क्योंकि आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए वो सारे के सारे विफल हुए हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे 370 हो। और आज राम मंदिर के नाम पर जो ये बात कह रहे हैं, राम मंदिर के अंदर जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं, राम के नाम पर जिस तरीके से दलाली चल रही है वहां पे, वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा के कुछ लोग जो है वो, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने कांग्रेस को आपकी उपलब्धि ये है कि आपने रामलला की जमीन को ही बेच दिया अपने फायदे के लिए। भारतीय जनता पार्टी लिप्त हो चुकी है भ्रष्टाचार के अंदर, रामलला की जमीन को भी नहीं छोड़ा आपने। आपकी ये उपलब्धि है, आपकी देश में ये उपलब्धि है कि आपने रामलला को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आपका धर्म में विश्वास नहीं है, आपका सिर्फ पावर में विश्वास है। अगर आपका धर्म और राजनीति में विश्वास होता तो आप इस तरह के कानून देश के ऊपर लाते नहीं। आज भारत पूरी तरह त्रस्त है आपकी। लेकिन अश्विनी जी मेरी बात सुने ना, अभी इस डिबेट का मुद्दा राम मंदिर है और ना ही उत्तर प्रदेश है, हम बात कर रहे हैं ये तो थर्ड फ्रंट है, उस पर आप विषय को बार बार भटका ले जा रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से लगातार ये जो कवायद हो रही है विपक्षी दलों के साथ में आने की, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी अगर सब साथ में आते तो? क्योंकि कांग्रेस के हालात तो खुद ही खराब होते जा रहे हैं, कैसे आइएगा सबके साथ? पहले तो आपको अपने अंदर के जितने लोग हैं, जितने नेता, जितने मंत्री हैं, उनमें आपसी सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। देखिए, अगर प्रशांत किशोर जी तीसरा मोर्चा बनाने पर भाजपा को हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? 2014 में यूपीए ने जो एनडीए का जिसके हिसाब से, और यूपीए में 29 पार्टियों का गठबंधन था, तो किसी ने उस पर लांछन लगाया कि क्यों इकट्ठे हो गए? नहीं अश्विनी जी, लांछन तो अभी भी कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने तो ये भी कह दिया है साथ के साथ के ना तीसरा ना चौथा मोर्चा कुछ बिगाड़ सकता है। बिगाड़ सकता है, आज देश की जनता बिगाड़ सकती है। हाँ, और देश की जनता ने अब मन बना लिया है, वो तंग आ चुकी है इस जुमलेबाजी से। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 7 सालों से लोगों के साथ जुमलेबाजी खेल रही है, 15 लाख के नाम पर बाद में बोला गया कि विदेशों से जो काला धन आएगा, आज 15 लाख का उसको जुमला बताया गया। और आज जिस तरीके, देखो मेरी बहन, अगर आप मेरी बात सुनेंगी,
अरे ये लोग अपनी जुबान पे तो आप रहे पहले तो मेरी इनकी बात प्रॉब्लम सुने, ये इसके है, बाद इसका जवाब पहले दें। कहते मैं आपका थे बड़ा कि प्रधानमंत्री आदर के किसी साथ भी नेता की नहीं आपकी सुनते बात हैं, सुन रहा हूँ, या ना मुझे विपक्ष आपकी की समझ नहीं आ रही है, ना सुनते। आज आपको मेरी समझ प्रधानमंत्री आएगी। जी जब हर मीटिंग करते हैं और विपक्ष पार्टियों को न्योता देते हैं तो भी इनको प्रॉब्लम है। इनको किस चीज से प्रॉब्लम है? इनको हर चीज से प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री जी की। कभी कहते हैं लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, जब लॉकडाउन लगाते तो कहते लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। जब प्रधानमंत्री जी इनसे बात नहीं करते तो कहते हैं हमारे से कोई सलाह नहीं ली जाती। जब प्रधानमंत्री जी सारे विपक्ष पार्टी को तो बुलाते तो कहते हैं इसका मतलब हुआ ना प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की बातों पे चलते हैं। मेरी बहन, इससे मतलब हुआ कि कांग्रेस की बातों को प्रधानमंत्री जी मानकर ही चलते हैं और वो कांग्रेस की बातों का ही जो है वो संज्ञान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के पास अपने पास कोई नीति नहीं है देश के लिए। ये साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी कोरोना भी लाए हैं, प्रधानमंत्री जी भूकंप भी लाते हैं, प्रधानमंत्री जी फ्लड भी लाते हैं। आपका बस चले तो आप सारे इल्जाम जो है प्रधानमंत्री जी पे लगा दें। फिर अगर कहा आज जाए देश की जनता जानना चाहती है, आज देश की जनता जानना चाहती है कि इनको वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है। आज देश की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि देश की जनता को फ्री वैक्सीन मिलेगी, लेकिन वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है। भाजपा को गालियां दीजिए, भाजपा के लिए कुछ भी बोलिए, लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल पद है, उसको भी आप लोग नहीं छोड़ ठीक है रहे। अश्विनी जी, अभी आपने एक बात बोली। अश्विनी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दें। अभी आपने कहा कि वैक्सीनेशन फ्री नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था 21 तारीख से यानी कल से वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है अश्विनी जी, और ये भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस पे तो कम से कम सराहिए ना। ठीक है, एक पल को भूल जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक पल को भूल जाइए बाकी सारी चीजों को, लेकिन कोरोना के टाइम पर तो सराहिए ना जो अच्छे काम हो रहे हैं। भारत को तो सराहिए कम से कम। भारत हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है, कांग्रेस से ज्यादा। ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि भारत का कौन राष्ट्रवादी है। मैं आपको बताऊं कि आज प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद कैसे विश्वास किया जाए बात का। अश्विनी जी, आज ही राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक श्वेत पत्र जारी किया है, जबकि कल ही भारत ने इतना बड़ा नया कीर्तिमान जो है पूरे विश्व में स्थापित किया है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। उसके बाद आज सराहना तो दूर, तारीफ तो दूर, एक श्वेत पत्र और जारी कर दिया गया है। मिल ही नहीं रहा मैडम रिकॉर्ड। तो ये आंकड़ों में तो ये तो 5 ट्रिलियन बता रहे थे इकॉनमी। आंकड़े में तो इनसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता है, भाजपा के बेहतर, क्योंकि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बोला गया था। वैक्सीनेशन को लेकर अश्विनी जी, कांग्रेस लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठा रही है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्यों नहीं जिम्मेदारी, मैं तो आपसे बोल रही हूं कि भूल जाइए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे लगता है कि सब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं अगर आप वैक्सीनेशन करा के एक फोटो अगर डाल देते हैं तो, जनता के लिए, भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि इन्होंने कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगवाई है। अरे अश्विनी जी, कोवैक्स है क्या? मतलब किसी भी कंपनी की लगाए, लेकिन इनको ये प्रॉब्लम है कि किस कंपनी की लगाई, ये भी क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान की वैक्सीन नहीं लगवाई है। मैं यहाँ पे आरोप लगाता हूँ। ये तो अश्विनी जी नया आरोप आपने निकाल दिया। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, फिर वीडियो जारी क्यों नहीं किया, फिर फोटो क्यों नहीं डाला, फिर छोटा फोटो डाला, और अब एक और आरोप। क्या उन्होंने कोवैक्स ही लगाया है? प्रधानमंत्री जी ये सार्वजनिक करें। हम तो अरे तो अश्विनी जी, आप कोई भी वैक्सीन लगवा लें जी। सही बात है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई और वैक्सीन लगवा ले, लेकिन वैक्सीन लगवा के एक फोटो तो लोगों को जागरूक करने के लिए डाल ही सकते हैं ना। डालेंगे ना मैम, इसमें कौन सी बात है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी इसका इनिशिएटिव लेना। प्रधानमंत्री जी सामने आके बताएं कि मैंने कोवैक्स लगाया है, मैंने भारत का क्या बोल रहे हैं अश्विनी जी आप? कम से कम नहीं अश्विनी जी, ये बात तो आपकी नहीं समझ में आई। ये मतलब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा ही जाके सोनिया गांधी को बोलेंगे कि वैक्सीन लगवा लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं अश्विनी जी आप? देखिए ना, आप मतलब अब मेरा बात सुनिए, मतलब अब गांधी परिवार इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, ऐलान करेंगे कि मैंने ये वैक्सीन लगवाई है, तो वो भी वही वैक्सीन लगवाएंगे। अमेरिका ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है कोवैक्स को, और
अगर किसी ने अश्विनी विदेश जी, जाना है, ये भ्रम तो फैलाने वाली बात नहीं, जिस तरह से हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं जनता को भी, अपने दर्शकों को भी, कि वैक्सीन लगवाएं। ये जो महाअभियान जो चलाया जा रहा है, जो वैक्सीन का कार्यक्रम है, उसमें हिस्सेदारी दें। तो इस तरह से बोल के प्लीज जनता के मन में मत भ्रम फैलाइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भ्रम फैला चुके हैं आप लोग। वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम नहीं। चीज को लेके भ्रम फैलाते हैं, खुद लगवाते नहीं है। फिर आप पहले था कि नहीं लगवाते प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, लगवाइए, हमें ठीक है। नाम ये दिखाएं। तो ये अरे वाकई आप अश्विनी कोई जी भी आपका लगवा हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है कि अब ये भी बताएं पीएम के कौन सी कंपनी की उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। वाकई, लेकिन हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल बेहद, बनता ये है कोई कि राजनीति का ना तो लोगों को विषय है, विश्वास और आपको भी सोचना चाहिए इस पर कि आप भी जनता को जागरूक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा का मुकाबला करने के लिए तीसरा मोर्चा के गठन की संभावना, अटकलों के जोर पकड़ने के बीच इस महीने इन दोनों की यह दूसरी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों पर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर से जानने के लिए मिल रहे हैं। इससे पहले कभी दोनों ने इतनी करीबी से काम नहीं किया है। किशोर ने कहा, मुलाकातों के दौरान दोनों ने गहन राजनीतिक चर्चा की, जैसे हर राज्य में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की संभावनाओं पर बात करना। अब देखने वाली बात होगी कि कितना थर्ड फ्रंट पर काम होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।